डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके उसी बेसिस पे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे अकाउंटिंग कॉस्टिंग प्रोसीजर होगा किसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग में, उस पर चर्चा करेंगे। उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन में WIP का हमें वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे, एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमने इसके पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा चैप्टर को कवर करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो प्रोसेस कॉस्टिंग दो शब्दों से बना है। एक बात करता है प्रोसेस की, दूसरी बात करता है कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के मीनिंग की बात करें, हम कॉस्टिंग के मीनिंग के बारे में आप जानते होंगे, आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में सुना होगा कि कॉस्टिंग है क्या। कॉस्टिंग बेसिकली एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जहां हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस की कॉस्ट को असरटेन करते हैं, है ना। जहां पर किसी भी वस्तु या सेवा की लागत का निर्धारण किया जाता है, जहां पर कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उनके रूल्स और प्रिंसिपल होने के कारण इसे टेक्निक कहा जाता है। और उन रूल्स और प्रिंसिपल का यूज करके हम विभिन्न एलिमेंट वाइज कॉस्ट को कलेक्शन करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, और जो लागतें सीधे तौर पर नहीं बांटी जा सकती उनको हम एलोकेट करते हैं, अपॉर्चनेट करते हैं, है ना। और दूसरी, जब इसकी लागत को ज्ञात कर रहे हैं तो लागत को ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि लागत जिसके लिए निकाली जा रही है, लागत किसके लिए निकाली जाएगी, किसी वस्तु के लिए, किसी सेवा के लिए, तो उसको किस में मेजर किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन को किस में मेजर किया जा रहा है। क्या उस प्रोडक्शन को हम किसी यूनिट में मेजर कर रहे हैं? यदि हम उस प्रोडक्शन को हम यूनिट में मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो लागत निकाली जाएगी वो जिस मेथड से, जिस तरीके से निकाली जाएगी, वो यूनिट कॉस्टिंग का कहलाएगा। यदि हम उस प्रोडक्शन को किसी जॉब में, किसी बेच में मेजर कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर वहां जो मेथड लगेगा कॉस्टिंग का, जो तरीका यूज किया जाएगा लागत निकालने का, वो जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग लगेगा। यदि हम किसी प्रोडक्शन को किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मेजर कर रहे हैं, तो उस समय जब हम कॉस्ट को निकालेंगे और जिस तरीके का यूज किए जाएंगे, जिस मेथड का हम यूज करेंगे, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाएगा। और जब हम किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्शन को किसी प्रोसेस में मेजर कर रहे हैं, उसके मेजरमेंट जो हमारा है उसकी प्रोसेस में मेजर कर रहे हैं, तो वो आपका जो मेथड हम यूज करेंगे वो प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज व्हाट। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जहां पर हम किसी प्रोडक्शन का, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो निकाल रहे हैं, बट उसको कॉस्ट को निकालने के लिए उस प्रोडक्ट का मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं, प्रोसेस में मेजरमेंट कर रहे हैं। मींस यहां ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा जहां प्रोडक्ट जो है किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेप में वर्कआउट, उसका आउटपुट नहीं निकलता, वो एक सिंगल स्टेज के अंदर प्रोडक्शन का आउटपुट इसमें नहीं निकलता, फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट होता। यहां पर कुछ एक्सटेंट आइडियल स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा। उस प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस से जो माल निकला है वो रॉ मटेरियल होगा, और दूसरी प्रोसेस के लिए वो इनपुट का काम करेगा, और दूसरी स्टेप से निकलकर जब वो तीसरी स्टेप में जाएगा तो वो दूसरी स्टेप वाला जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, वो तीसरी प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहां एप्लीकेबल हो सकता है, उस मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल हो सकता है जहां पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ आइडियल स्टेप को, स्टैंडर्ड स्टेप निर्धारित हो चुकी है, और उस प्रोडक्ट का निर्माण उन स्टेजों को क्लियर करते हुए ही होगा, वो फिक्स है। तब ही वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लास्ट फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट असरटेन करेंगे, तो जो मेथड हम यूज करेंगे वो मेथड आपका कौन सा कहलाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाएगा। तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पर प्रोडक्शन जो है पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है,
है ना। तो ध्यान रहे प्रोसेस कॉस्टिंग का एप्लीकेशन कहाँ होगा, सुटेबिलिटी कहाँ है। बेसिकली जैसे हम ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन जो है पर्टिकुलर किसमें प्रोसेस के थ्रू निकलता है, तो वो वहां पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर देखो एक छोटा सा आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा, रॉ मटेरियल से प्रोसेस फर्स्ट में गया, फिर प्रोसेस सेकंड में गया, प्रोसेस थर्ड में गया। एक ये हमने भी एग्जांपल लिया है, इसमें हो सकता है 2 प्रोसेस और हो, उसके बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो, बट हमारा दिमाग में कंसेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहीं एप्लीकेबल हो सकती है जहां पर प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट होगा, तो उसमें कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्सटेंट, कुछ फिक्स्ड, कुछ आइडियल, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड स्टेजेस फिक्स होगी, और एक स्टेज से माल प्रोडक्ट जो प्रोसेस होकर माल निकला है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा, और नेक्स्ट ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं, हम क्या करेंगे उस प्रोसेस के ऊपर उसकी कितनी लागत लगी है उसको असर्टेन करेंगे। हर प्रोसेस पर कॉस्ट को असर्टेन किया जाएगा, और तब जाके हम फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको निकाल सकेंगे। तो ध्यान रहे कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होगी, इसका मीनिंग क्या है। आइए कुछ इसके बेसिक बेसिक फीचर्स है जिसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा सीधा सा बता रखा है कि यहाँ पर प्लांट और फैक्ट्री जो है पर्टिकुलर किसमें एक प्रोसेस के अंदर डिवाइडेड होगी, है ना। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है, डिपार्टमेंट है, वो इंडिविजुअल स्टेजेस होगी प्रोडक्शन की, ध्यान रहे, है ना। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है कंटिन्यूसली कैरिड होगी वो वन और मोर प्रोसेस पे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर प्रोसेस वाइज ही प्रोडक्शन होगा। एक प्रोडक्ट का एक प्रोसेस से जो आउटपुट निकला है वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, है ना, ये ध्यान रहे। यहाँ एक चीज हमें भी ये भी ध्यान में रखनी होगी कि जब किसी प्रोसेस से प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल रहा है माल, तो हो सकता है उसके साथ साथ कोई प्रोडक्ट और भी अलग प्रोड्यूस हो जाए, है ना, ये ध्यान सकता है। तो जॉइंट और बाइट प्रोडक्ट की भी यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। ओके, चलिए हाँ हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट बेसिकली आप जानते ही हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सीधा का सीधा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज की जाती है, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है इनका वो ओवरहेड का काम करता है। जहां पर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करेंगे हम। तो ये दो ही प्रकार, ये 4 प्रकार की जो आपकी कॉस्ट दिख रही है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोसेस के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का जब अकाउंट बनाएंगे, हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग अकाउंट बनता है, यहाँ पे ध्यान रखें आप, हर प्रोसेस के ऊपर अलग अलग खर्चा होगा और उसके लिए अकाउंट्स भी मेंटेन अलग किए जाएंगे, ठीक है। तो हर प्रोसेस के ऊपर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और ओवरहेड हो सकते हैं, ठीक है। उसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी पर अकाउंट बनाना है। तो ये सब खर्चे जो होते हैं उस प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, और क्रेडिट क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है कि उस प्रोडक्ट उस प्रोसेस से कितना प्रोडक्शन हुआ है और हम कितना प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके, चलिए ये सारी चीजें आपके बेसिकली प्रैक्टिकल जो मैं बता चुका हूं आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, आपका मटेरियल हुआ, और चाहे आपका लेबर हुआ और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुआ है। तो ये सब क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है वो तो डायरेक्टली पर्टिकुलर प्रोसेस पर एट्रीब्यूटेबल होगा, बट जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा। तो हम कुछ बेसिस यूज करेंगे और बेसिस के अकॉर्डिंग प्रोसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए, हाँ, यहाँ जब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो किसी प्रकार का यह जरूरी नहीं है कि जितना हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करें उतना का उतना जो उसका प्रोडक्शन का जो आउटपुट है, जितना हम मान के चले उतना का उतना निकले, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा प्रोडक्शन जरूरी नहीं होता। तो हम ये निश्चित है कि जब भी कोई भी रॉ मटेरियल प्रोसेस कराया जाएगा तो उसमें लॉसेस होने की संभावना होती है, और मटेरियल के अंदर तो लॉसेस होने की संभावना बिल्कुल डेफिनेटली होती है। तो जब वो लॉसेस होंगे तो लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे हो, लॉसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के लॉसेस के बारे में चर्चा की हुई है, एक नॉर्मल लॉस के बारे में बता रखा है, एक एबनॉर्मल लॉसेस की बात कर रहा है। नॉर्मल लॉस का सीधा सा मीनिंग ये है कि वो बाय नेचर होता है, होना है। जब हम जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है
कि वो उसके बाय डिफॉल्ट उसके नेचर के अंदर हैं, जैसे हम इवोपरेशन हो जाना, है ना, ये इस प्रकार के एक्टिविटीज होती है जहां जो है लॉसेस होने की पूर्ण संभावना होती है। और हम इस प्रकार के लॉसेस का पहले से हम स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इस प्रकार हम किसी प्रकार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना परसेंट तो उसका निश्चित तौर पर नॉर्मल लॉस होने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये होता है कि जब इस प्रकार की कोई लॉसेस होती है, नॉर्मल लॉसेस होता है, तो उस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो बेसिकली नॉर्मल लॉस जो होता है उस मटेरियल के नेचर के कारण होता है, जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, हम अवॉइडेबल नहीं है हमारे लिए, है ना। तो जब वो अवॉइडेबल नहीं है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वह पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। तो वो जितना नॉर्मल लॉस होगा, वो जितनी यूनिट आउटपुट होगी, अच्छी यूनिट आउटपुट होगी, उसी के ऊपर चार्ज किया जाएगा। यदि हमने 100 यूनिट के लिए कोई रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है और पर्टिकुलर प्रोसेस से 90 यूनिट आउटपुट निकली है और 10 यूनिट जो है हम नॉर्मल लॉस का पार्ट मानते हैं, तो जो 100 का खर्चा है वो हम 90 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। ये नहीं है कि 10 यूनिट का हम अलग से चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 10 यूनिट का चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, 90 यूनिट पे हो जाएगा, यानी कि अच्छी यूनिट जितनी आउटपुट हुई है उसी के ऊपर हम उसको चार्ज कर देंगे। आइए, हाँ, ये हो सकता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल लॉसेस हुआ है, उसको हम स्क्रैप के रूप में सेल भी कर सकते हैं, तो वो हमें रिटर्न के रूप में काम होगा और उसको हम रेवेन्यू के रूप में उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे। चलिए, दूसरी बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो होता है बेसिकली वो एबनॉर्मल एक्टिविटी का होता है। जब हमारे नॉर्मल लॉस से अधिक का कोई लॉस होता है तो वो एबनॉर्मल का पार्ट होता है। ठीक है, वो बेसिक मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता। उसमें तो हो सकता है कि लेबर की अनइफिशियंसी वर्क कर रही है, केयरलेसनेस की है वर्कर ने, है ना, वो किसी ऑपरेशन के संबंधित हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है, जिसको हम कर सकते हैं कंट्रोल, जिसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस खर्चे को, उस लॉस को हम बचा सकते थे और हम नहीं बचा पाए, तो वो लॉस जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट होगा, वो एबनॉर्मल लॉसेस कहलाएंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटी है, एबनॉर्मल के कारण से लॉस, एबनॉर्मलिटी के कारण लॉसेस हुआ है, तो हम उसे गुड यूनिट पे चार्ज न करके इसको अलग से अकाउंट में शो करेंगे और उसको सेपरेटली कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि हमने एस्टिमेट किया है कि पर्टिकुलर इतनी यूनिट प्रोड्यूस होगी और यूनिट जो प्रोड्यूस हुई उससे एक्सिस हो गई। हमने 1000 यूनिट को सोचा कि 1000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल डाला और मान के चले गए 1000 यूनिट तो प्रोड्यूस हो जाएगी साहब, बट प्रोडक्शन कितना हो गया, 1100 यूनिट का हो गया। अब तो ये क्या हो गया, एक्सिस प्रोडक्शन हो गया। तो कभी कभी हो सकता है इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। तो वो हो सकता है कि हमने एस्टिमेशन गलत किया हो, हमने जब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो उस समय हमने एस्टिमेशन गलत कर लिया हो, या ये भी हो सकता है, इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे वर्कर्स की इफिशियंसी बढ़ गई हो, है ना, ये भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने जो एस्टिमेट किया उससे प्रोडक्शन अधिक हो जाए, तो वो एबनॉर्मल गेन का पार्ट बन जाता है। और एबनॉर्मल गेन का पार्ट जैसे ही बनता है तो बेसिकली उसको बिल्कुल सेपरेट हमें डिस्क्लोज करना होगा, सेपरेटली प्रोसेस अकाउंट में शो करना होगा और उसका कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में भी शो करना होगा। वो एक गेन का काम करता है, इसलिए हम कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर करेंगे। लॉस जैसे एबनॉर्मल लॉस को किया, क्या लॉस का काम कर रहा था, तो कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें सेपरेटली डिस्क्लोज होगी और सीधे गुड यूनिट पर चार्ज ना होकर कहां पर जाएगी, ये सीधे ही कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब हम इसके संबंधित एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाए कि वाकई में कैसे एबनॉर्मल लॉस होगा, कैसे नॉर्मल लॉस होगा और कैसे एबनॉर्मल गेन होगा और कैसे हम प्रोसेस अकाउंट बनाकर उसको चार्ज करेंगे, है ना। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको सीखना चाहिए हमें। चलिए, एक्सेल शीट पे ले चलता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिया है जहां पर इसको मैं रीड कर रहा हूं, सुने ध्यान से। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आई, इसमें आपका यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000 एट कॉस्ट ऑफ 20,000 प्रोसेस ए। प्रोसेस बी में किसी प्रकार की कोई लागत नहीं लग रही है। हमने 10,000 यूनिट किसी की रॉ मटेरियल की इंट्रोड्यूस की है, उसकी लागत कितनी आई, 20 जा रही है। ओके,
मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ, यहाँ पर जो प्रोसेस ए है वहां पर 24,000 हुआ, प्रोसेस बी में 12,000 हुआ। लेबर जो लगा वो ए में 28,000 लगा और बी में 16,000 लगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो लगे वो प्रोसेस ए में 8,000 लगे और प्रोसेस बी में 8,566 लगे। यहाँ पर क्लियर कट हमें दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। एंड नेक्स्ट आपका नॉर्मल वेस्टेज ऑन इनपुट, ये कुछ एस्टिमेट लगा रखा है कि प्रोसेस ए के अंदर 5% हमारा नॉर्मल वेस्ट हुआ है और प्रोसेस बी में हम मान के चलते 10% तक हमारा नॉर्मल वेस्ट हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, कुछ स्क्रैप वैल्यू हमने कवर की है, हमें रिकवर हुई है, तो वो पर 100 यूनिट पर 40 हुई है प्रोसेस ए में, 50 हुई है प्रोसेस बी में। आउटपुट इन यूनिट्स, पर्टिकुलर प्रोसेस ए से कितनी यूनिट आउटपुट हुई, तो ये बता रखा है कि ए से हुई 9,400 जिसको हमने बी में डाली और बी से निकली कितनी 8,500। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर हमें ये अकाउंट बनाने प्रोसेस ए प्रोसेस बी, उसके साथ हमें एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड इफेक्टिवनेस अगर है तो वो अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है या इफेक्टिवनेस हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम 10,000 यूनिट्स के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000 का माल 20,000 रुपए का मैंने प्रोसेस ए में लगाया, बी में कुछ नहीं मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। चलिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट दोनों के लिए बनेगा, प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस ए आइए पर्टिकुलर, यहाँ आपका यूनिट्स एंड यहाँ आपका अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सारे खर्चे इस खाते के डेबिट में चले जाएंगे और जो भी आपका इससे अमाउंट रिकवर होता है और आउटपुट निकलता है वो इसके क्रेडिट में चला जाएगा। चलिए सबसे पहला अपना खर्चा क्या है, आप सबसे यूनिट फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, टू यूनिट इंट्रोड्यूस प्रोसेस फर्स्ट में वो यूनिट आपकी कितनी 10,000 यूनिट है, खर्चा हमारा अमाउंट दे रखा है गिवन है 20,000। ओके, देन उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 2, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका कितना आ रहा है, मटेरियल कंज्यूम्ड है हमके 24,000 का मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। देन उसके बाद डायरेक्ट लेबर, हमारा लगा है 28,000 रुपए। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो अमाउंट कितना है, वो आपका अमाउंट है 8,000 रुपए। ओके, ये सारे खर्चे हमने अभी एक बार इनपुट डाल दिए। अब आइए बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज हम क्या मान के चल रहे हैं, हमें बता रखा है कि 10% 5% प्रोसेस ए में कितना है 5%, यानी कि इनपुट कितना किया 10,000 किया, 10 का कितना परसेंट 5%, 10,000 का 5% कितना हो गया 500 यूनिट। हम मान के चलते हैं हमारा क्या होगा नॉर्मल वेस्टेज होगा, क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि 5% के बाद कि 100 यूनिट हम 40 रुपए में बेचेंगे प्रोसेस ए के लिए, तो 500 यूनिट कितने में बेचेंगे, 100 यूनिट कितने में बेच रहे हैं 40 रुपए में, तो 500 यूनिट, तो 500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी 200 रुपए हमारे क्या हो जाएगा स्क्रैप से रिकवर हो जाएगा।
यहाँ कर लेते हैं हम ब्रैकेट 500 यूनिट है, 100 यूनिट का रुपया कितना है? 40 तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए। देन उसके बाद बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। बी में कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना आउटपुट होगा, है ना। तो अब बी में कितना आउटपुट हो रहा है ये हमें गिवन है। कितना गिवन बता रखा है इन्होंने? 9000, ये देखिए 9400 यूनिट, 9400 यूनिट। इसका अमाउंट हमें निकालना होगा, है ना। और टोटल यूनिट कितनी थी हमारी? 10,000 थी, 10,000 थी, जिसमें 9400 तो क्या हुई, बी में ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि यहाँ से प्रोड्यूस हुई, और 500 क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो कितना हो गया? 5,900, यानी कि 100 जो है वो क्या आ रहा है? बैलेंस फिगर आ रहा है। तो 100 बैलेंस फिगर किसका है? ये 100 किसका है? एबनॉर्मल लॉस का, बाय एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल से एक्सिस है वो कौन सा है? एबनॉर्मल का पार्ट बनता है। अब ये अमाउंट टोटल कितने हो गए? 80,000। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। अब यहाँ हमें अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना होगी? पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, प्रोसेस की पर यूनिट। आइए, तो क्या करेंगे हम? नॉर्मल कॉस्ट कितनी होगी बॉस अपनी? नॉर्मल कॉस्ट होगी इक्वल्स टू, क्या बोलोगे आप? 80,000 में से कितना आपका? 200। ये जो स्क्रैप का वो निकाल दीजिए। देन उसके बाद कितना बचा? इक्वल टू कितना आया? 79,800। देन उसके बाद नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आपका? नॉर्मल आउटपुट कितना है? प्रोडक्शन है आपके इक्वल्स टू, कितनी यूनिट है आपकी? यूनिट हमारे 10,000 थी, है ना, माइनस हमारा लॉस कितना था बॉस? लॉस था हमारा 500 यूनिट। तो इक्वल्स टू कितनी यूनिट हुई? 500। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन आ गई। तो अब पर यूनिट निकालना है कॉस्ट, इसकी प्रोसेस जो है अमाउंट निकालना है। पर यूनिट अमाउंट कितना हो जाएगा? पर यूनिट हम कहेंगे, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, इक्वल्स टू 79,800 डिवाइड बाय कितनी यूनिट? फ्रेश यूनिट कितनी है? 9,500 यूनिट। कितनी आ जाएगी? यहाँ लगा सकते हैं 8 रुपये 40 पैसे। कितने रुपए आ गई? 8 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ हम मल्टीपल कर लेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 9,400 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितनी आई? 8 रुपये 40 पैसे। ये अमाउंट है, और बाकी का अमाउंट इसके अंदर जाएगा, इक्वल्स टू कितने रुपए? 8 रुपये 40 पैसे, और एबनॉर्मल कितना है? 100 यूनिट। अब इन सबका टोटल कितना आना चाहिए? 80,000 आना चाहिए। बिल्कुल आपका 80,000 आ रहा है। इक्वल्स टू करके देख लीजिए आप सम कंप्लीट। ये आपका काम। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हमें अकाउंट क्लियर करना है, ऐसे एबनॉर्मल लॉस और इफेक्टिवनेस को फाइंड करना है। क्लियर? अब चलिए आगे दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम। प्रोसेस बी, ये बी। यहां यूनिट कितनी आई? देखिए प्रोसेस ए से कितनी आई? टू ट्रांसफर फ्रॉम ए।
कितनी आई 9400। अमाउंट कितना देखो 78,960। क्लियर। मटेरियल कंज्यूम देखो यहाँ इंडिविजुअल कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, ये देखो 12,000 रुपये दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए आप 12,000 रुपीज। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, ये लेबर आपकी दिख रही है देखो 16,000, ये 16,000 लेबर। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने दिखे देखो 8,566, 8,566। ओके, ये आपका काम। अब नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर भी गिवन है, देखो यहाँ बोल रखा है कि 10%। देखिए वेस्टेज ऑन इनपुट ये दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो 10% तो यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस की है आपने 9,400, इसका 10% कितना हुआ 940 यूनिट। फिर यहाँ पर भी हम रिकवर कर रहे हैं, देखो 50 रुपए रिकवर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि जो 940 से डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 50 रुपए, तो लगा लीजिए यहाँ पर अमाउंट निकाल लीजिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 940 रुपए, 940 यूनिट डिवाइड बाय 100 यूनिट पे हम कितना कमा रहे हैं, 100 यूनिट पे कमा रहे हैं हम 50 रुपए, तो 470 रुपए जो है हमें रिकवर हो जाएंगे। अब आउटपुट कितना है देखिए, यहाँ आउटपुट लिखते हैं हम, आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि भाई 8,500 यूनिट आउटपुट हो रही है, कितनी यूनिट आउटपुट हो रही है 8,500। अब इन दोनों का टोटल लगाइए 8,500 और इन दोनों का, इधर 9,400 आ रहा है, इधर 8,500 940 का टोटल लगाओ तो 9 5 14 और 40, तो आप देख सकते हैं कि 40 यूनिट एक्सेस आ रही है। चेक कर लें इसको, टोटल लगा सकते हैं हम, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट क्लोज एंटर 9,440, और यहाँ कितनी आ रही 9,400, यानी कि अब जो बैलेंस केस है, हम तो एस्टिमेट कर रहे थे कम प्रोडक्शन होना चाहिए, बट प्रोडक्शन क्या हुआ 940 घटाने के बाद भी एक्सेस प्रोडक्शन हो गया 40 यूनिट का, तो ये 40 यूनिट एक्सेस हुई तो क्या कहलाएगी, ये 40 यूनिट आपकी कहलाएगी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, यानी क्या कहलाएगी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो ये बाय एंड एबनॉर्मल लॉस को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और यहाँ नीचे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा टू एबनॉर्मल गेन कह सकते हो, इफेक्टिवनेस कह सकते हो, जैसा आपको लगे। तो ये कितनी यूनिट आ गई 40 यूनिट। अब हमें वही काम करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही तरीका कैसे करोगे आप, आपको नॉर्मल प्रोडक्शन निकालना है। नॉर्मल प्रोडक्शन कितना, नॉर्मल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल लगा दीजिए सम 1,15,526, इसमें से हम लेस कर देंगे कितना रुपया, इसमें लेस करेंगे हम 470 रुपए, तो 1,15,056। और दूसरा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है बॉस अपना, नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी यूनिट की है हमने, नॉर्मल प्रोडक्शन इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है हमने 9,400, ओके 9,400 माइनस कितनी यूनिट, नॉर्मल लॉस कितना है देखिए 940 यूनिट, तो 8,460 रुपए, 8,460 यूनिट। ओके, अब हमें क्या करना है पर यूनिट निकालनी है, तो पर यूनिट कैसे निकालोगे, ये पर यूनिट, ये पर यूनिट आ गई इक्वल्स टू, इनको इसमें डिवाइड कर लीजिए, 1,15,056 डिवाइड बाय 8,460 ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस। 13 रुपये 60 पैसे आ रहे, देखिए कितने रुपए आ रहे हैं 13 रुपये 60 पैसे पर यूनिट। बस अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीपल करना है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 40 मल्टीप्लाई बाय 13 रुपये 60 पैसे ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस 544 रुपए, और यहाँ पर भी क्या करोगे यही काम करना है, ब्रैकेट ओपन कितना रुपया 13 रुपये 60 पैसे, यूनिट आउटपुट कितनी हुई 8,500 यूनिट आउटपुट हुई। अब टोटल लगा लीजिए सम, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, प्रोसेस बी अकाउंट भी बना लिया।
तो ये हमारे दो फेसेस कंप्लीट हो गए, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रोडक्शन पे निकाल रहे हैं, नॉर्मल कॉस्ट पे निकालते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, नॉर्मल प्रोडक्शन कैसे निकाला जाएगा। आइए अब यहाँ पर दो अकाउंट की ओर डिमांड की है कि एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना लेते हैं हम। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो ये देखिए प्रोसेस ए अकाउंट में इसको क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है। यहां पर सीधा क्या हो जाएगा, टू प्रोसेस ए डेबिट, प्रोसेस ए से कितना आया, सौ यूनिट, कितना अमाउंट, 840। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये यहां पर क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रोसेस बी, कितना यूनिट है, 40 यूनिट। अमाउंट कितना दे रखा है, 544। हाँ, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, दोनों ही हमारे अकाउंट ट्रांसफर कर लिए, प्रोसेस ए से भी आ गया, प्रोसेस बी से भी आ गया। प्रोसेस ए के अंदर लॉस था, प्रोसेस बी के अंदर गेन था। अब हमारी क्या होगी, सेल होगी साहब, बाय कैश सेल। ये क्या है, हमने 100 यूनिट कितने रुपए में बेचते हैं, 40 रुपए में बेचते हैं, तो यूनिट कितनी हुई, 100। देख सकते हो आप 100 यूनिट जो है नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 रुपए पर अमाउंट आ रही है। तो 40 रुपए यहाँ कैश से मिल जाएंगे हमें, और यहाँ इसका खाता बंद हो जाएगा 100 टोटल, यहाँ कितना आ रहा है 840, 100 टोटल, यहाँ कितना आ रहा है 840। ये जो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, बाय पी एंड एल अकाउंट में, बाय पी एंड एल, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना रुपया, 840 माइनस 40 कितने हो गए, 800 रुपए। ठीक है, ये अकाउंट बंद। ऐसे एबनॉर्मल गेन का बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट है, तो नॉर्मल वेस्टेज, उसकी रेट कितनी है 40, कितना अमाउंट कितना आ जाएगा, ध्यान रहे 50 रुपए के 100 यूनिट पे 50, 100 यूनिट पे जो है 50 रुपए है, तो 40 यूनिट पे कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। यहाँ कितना ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल में, टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, 40, ये अमाउंट टोटल लगा दी 544, यहाँ पर भी 40, यहाँ कितना 544, डिफरेंस अमाउंट निकाल लीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन, 544 माइनस 20। ये अमाउंट आपका क्या करेंगे हम वहाँ पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
तो इस प्रकार से हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। यहाँ ध्यान रहे कि जो रिकवरिंग अमाउंट है उसको शो करें यहाँ पर, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट ही P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये आपके सामने पूरा एक क्वेश्चन क्लियर है कि जब आपको कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी, इस टाइप से हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, है ना। नॉर्मल कॉस्ट निकालनी है हमें और नॉर्मल प्रोडक्शन निकालना है। नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, बिल्कुल आप जो नॉर्मल वाला जो हमें वेस्टेज है उसको डिडक्ट कर लें कॉस्ट के अंदर से और प्रोडक्शन के अंदर से वेस्टेज यूनिट को, और बाकी ऐसे अमाउंट निकाल लें। जैसे यहाँ 8.40 निकली, यहाँ 13.60 निकली। ठीक है, ये क्लास अब यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके टिपिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।